ओके, कि जब भी किसी कंपनी को फंड्स रेज करना होता है, व्हेनेवर एनी कंपनी वांट्स टू रेज फंड्स, उसके पास नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स होते हैं, इट इज हैविंग नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स। ओके, उसमें एक अल्टरनेटिव काफी कॉमन होता है, दैट इज ना, और ये मच नीडेड भी है, दैट इज इक्विटी शेयर्स, है ना। विदाउट इक्विटी शेयर्स हम लोग कंपनी नहीं कर सकते। स्टार्ट नहीं कर पाए। Okay, so equity shares are there, preference share capitals are there. Okay, we can take term loan from bank. Okay, सपोज हमें बिजनेस को एक्सपांड करना है, तो ऑलरेडी हमारा बिजनेस एग्जिस्टिंग है, वी वांट टू एक्सपांड, तो वी कैन यूज अवर रिटेन्ड अर्निंग्स, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या accumulated प्रॉफिट्स ऐसा भी बोल सकते हैं। वी कैन इश्यू डिबेंचर्स और बॉन्ड्स और पब्लिक डिपॉजिट्स, है ना। थ्रू सेवरल मीन्स we can raise funds. Now, the thing that a business needs to be careful. देखो ये चैप्टर में क्या है कि आपको कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है जिसके बेसिस पे से आप कॉस्ट फाइंड आउट कर पाओगे, एंड दैट्स इट, है ना। तो ये किसी किसी भी नॉर्मल पर्सन को समझाएंगे कि वी से फॉर एग्जांपल इफ यू वर इन 12th स्टैंडर्ड, तो तब भी आपको ये सारे टर्म्स तो समझ में आते ही थे, है ना। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है ना। जस्ट to teach you about certain formula. If I teach you certain formula, you are able to calculate, and that's it. You are able to calculate. तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ज्यादा कुछ मतलब वी आर नॉट सपोज टू गो मच इन डेप्थ, बट अगर इसका तुम प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखो, इफ यू सी द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, तो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इस चैप्टर में तो सीखना ही है। इसके बाद एक चैप्टर और है कैपिटल बजटिंग, इसको नॉर्मल सेंस में कहा जाता है, या तो जो आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सो दिस विल बी हेल्पफुल टू यू इन दैट चैप्टर एज वेल। तो तब आपको वो कैसे काम लगेगा, सपोज यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट, आप किसी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो विथ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़। सोच रहे हो कि मुझे कोई एक प्रोजेक्ट करना है जिसमें खर्चा हो सकता है 100 करोड़। नाउ यू विल सी द अल्टरनेटिव्स अवेलेबल कि मुझे ये 100 करोड़ कहाँ से मिलेगा। सपोज आपने प्लान किया और आपको पता चला कि मुझे ये 3-4 अलग अलग सोर्सेज से पैसा मिलेगा, किसी एक सोर्स में से 100 करोड़ नहीं मिल रहा है, यू नीड टू गो फॉर 3-4 डिफरेंट सोर्सेस। ओके, और सबकी कॉस्ट अलग अलग है, मतलब किसी पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, किसी पे डिविडेंड पे करना पड़ता है। सो एवरी ऑप्शन इज हैविंग अ डिफरेंट कॉस्ट, इसलिए हम क्या निकालते हैं इसका वेटेड एवरेज कॉस्ट, कि ऑन एन एवरेज मुझे 100 करोड़ पे कितना इंटरेस्ट या डिविडेंड देना पड़ेगा, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ कॉस्ट। सपोज आपने ऐसा ढूंढा कि मेरा एवरेज कॉस्ट आया 12%, माई एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%। इसका इम्प्लाइड मीनिंग क्या है, व्हाट इज द इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक, या इस परसेंटेज को फाइंड आउट करने का इम्प्लाइड मीनिंग क्या है। आप इस 100 करोड़ पे 12% कॉस्ट इनकर करने वाले हो, माने 12 करोड़ पर एनम। इट मीन्स यू विल हैव टू अर्न मिनिमम 12 करोड़ पर एनम। आपको मिनिमम कितना अर्न करना पड़ेगा, 12 करोड़ रुपए कमाने पड़ेंगे, तो है ना। देखो पॉसिबल है कि आप सिलेक्ट कर सकते हो कि हाँ ये प्रोजेक्ट में करता हूँ, बट अगर प्रैक्टिकली देखने जाओ तो आप सिर्फ पैसा कमा के इंटरेस्ट दोगे, डिविडेंड दोगे, ऐसा तो होगा नहीं। यू ऑल्सो वॉन्ट्स टू सेव समथिंग, मतलब मैंने कोई 10 करोड़ रुपए का लोन लिया उस पर मुझे हर साल 1 करोड़ रुपए इंटरेस्ट देना पड़ता है, उतना मैं कमा लेता हूँ, तो
किसी और के लिए मेहनत करने का मतलब नहीं है, चलो किसी और के लिए मेहनत किया भी सही, तो खुद के पास भी कुछ सेविंग्स होना चाहिए. सो यू वुड लाइक टू अर्न मोर देन 12%, बट हम इसको बोलेंगे, दिस 12% को, दिस इज कंसिडर्ड एज मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. आपको मिनिमम अपने 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे 12% कमाना पड़ेगा. अगर आप कैपेबल हो तो आपको ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, अदरवाइज यू शुड लीव दिस प्रोजेक्ट. दूसरी चीज, मैं तो कमा सकता हूं, आई कैन अर्न और आई मे अर्न, मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी है. एक चैप्टर आपका इसके ऊपर भी बेस्ड है कि आपने सोचा था कि आप 12% कमाओगे. जब आपने ये सोचा था तब सिनारियो अलग था. ऑल ऑफ अ सडन पेंडेमिक आ गया या कुछ भी आ गया, है ना, और आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी थी वो या तो ज्यादा हो सकती है या तो कम हो सकती है. पेंडेमिक हर एक बिजनेस को अलग अलग तरह से अफेक्ट करता है, या कोई भी एक नेचुरल कैलामिटी है वो हर एक बिजनेस को अलग अलग तरह से अफेक्ट करती है. तो ऐसा हुआ कि आपका रिटर्न हो गया लेस देन 12%, मीन्स यू आर श्योरली गोइंग टू इनकर लॉस. तो आपको सिर्फ अपने आप को इतना इंश्योर नहीं करना है कि मैंने 12% कमा लिया तो काम हो गया. उसमें प्रोबेबिलिटी एनालिसिस भी करना है. दूसरा एक वर्ड है सेंसिटिविटी एनालिसिस, कि अगर आपका प्रोजेक्ट अफेक्ट होता है किसी भी रीजन की वजह से, कॉस्ट बढ़ती है, रेवेन्यूज कम होते हैं, फिर भी क्या आप वर्स्ट केस सिनारियो में भी इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर पाओगे. वन मोर थिंग, द 12% दैट आई एम प्लानिंग टू अर्न, तो बिजनेस अलग अलग तरह के प्रॉफिट अर्न करता है. वन इज अ ग्रॉस प्रॉफिट, there is a net profit, the last is operating profit. So about which percentage or which profit are we talking about? So whenever we see these kind of decisions about investment, we'll always have to consider operating profit, that is EBIT, earning before interest and tax. Okay, moving on. हमने ये देख लिया कि हमें कितना मिनिमम अर्न करना पड़ेगा. ओके, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बाद एक चैप्टर है रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, है ना. तो रिस्क एनालिसिस मतलब आपको प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करना है, सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है, जो आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, उसका यूज करना है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर कैश फ्लोस. हम आज इन्वेस्टमेंट करेंगे और बात कौन सी करें, द अमाउंट दैट वी आर गोइंग टू अर्न इन फ्यूचर, इन फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन. तो इसमें कितना परसेंट रिस्क एसोसिएटेड है ना, वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो आई एम गिविंग यू आइडिया ऑफ 3 चैप्टर्स. वन इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अदर इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और तीसरा रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग. हम 3 चैप्टर का आइडिया ले रहे हैं इस टॉपिक में. नाउ हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ कैपिटल. अगर मैं नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पैसा रेज करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ डेट. डेट में हर तरह का डेट आ गया, वेदर इट इज डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट और टर्म लोन. You talk about any debt, okay, cost of preference shares, then cost of equity, and then last cost of retained earnings. Okay, so cost of debt, debt पे हम क्या पे करते हैं, what do we pay? Interest. Interest. Okay, is it deductible from my profit? The answer is yes. Okay, मैं जो भी इंटरेस्ट पे करूंगा, वॉट एवर इंटरेस्ट आई एम पेइंग, इट इज टैक्स डिडक्टेबल. ओके,
So if, for example, I am paying, let's say, on 50 crore I am paying 10% interest. So interest is considered as an expense, and this expense is allowed as an sorry this amount of interest is allowed as an expense, because of which my profit will go down, and accordingly my tax will also go down. As of now, the company is in the tax bracket of 30%. It means the company will save tax of 1.5 crore. So by paying 5, we are saving 1.5. It means my ultimate outflow is 3.5. If by paying 5 I can save 1.5, it means my ultimate outflow is 3.5 CR. तो मेरा कॉस्ट भी अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगा, क्योंकि मैं एक्चुअल में मेरा कैश फ्लो तो 3.5 करोड़ का ही हो रहा है. And this is possible only in the case of such securities on which interest is payable. Now if I talk about preference shares, so what do we pay on preference shares? We pay dividend. Okay, dividend is a distribution of profit. Dividend is a distribution of profit. It is an appropriation of profit, and it is not a tax deductible expenditure. It is not a tax deductible expenditure. In a similar manner, equity shares are also the same, and retained earnings. ना, retained earnings तो as such मैंने किसी से पैसा लिया ही नहीं है, ये प्लॉबैक है. मैंने अपना पैसा यूज किया है जो मैंने खुद बचाया था. तो कंपनी ऐसा भी कर सकता है ना कि 100 करोड़ में से उन्होंने बोला कि 20 करोड़ मेरे पास है, आई रेज ओनली 80 करोड़. ये जो 20 करोड़ कंपनी ने खुद के फंड्स यूज किए उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स. इवन दो दीज आर द फंड्स ऑलरेडी अवेलेबल विद द कंपनी, फिर भी इसका कॉस्ट होता है. विल सी ग्रेजुअली. ओके, तो हमें 4 अलग अलग सोर्सेज का कॉस्ट कैलकुलेट करना है. वन इज कॉस्ट ऑफ डेट, रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर एंड रिटेन अर्निंग्स. ओके, डेट में अब यहां से मैं आपको एक्चुअल सिनेरियो बता रहा हूं. एक कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे बिफोर टैक्स. सी दिस डज नॉट गो लॉजिकली, है ना. डेट इज ऑलवेज टैक्स डिडक्टिबल, है ना. तो हमेशा वो कैसा होना चाहिए आफ्टर टैक्स, बट इट इज देयर इन योर मॉड्यूल, है ना, कि बिफोर टैक्स भी है तो हम वो भी पढ़ेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, irredeemable and redeemable. Irredeemable and redeemable. What is the meaning of irredeemable? जिसका रीपेमेंट नहीं करना है, नो रीपेमेंट टू बी मेड. मोस्टली केस में डिबेंच हमने जो टर्म लोन लिया होता है या पब्लिक डिपॉजिट से थ्रू पैसा लिया होता है या बॉन्ड इशू किया होता है या डिबेंचर इशू किया होता है, उसका पैसा हमें पेमेंट करना पड़ता है. बट अगर वो कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो दे विल गेट कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर. माने वो इररिडीमेबल हो जाएगा. इररिडीमेबल का सेंस ये है कि हमें उसका पेमेंट नहीं करना पड़ेगा. रिडम्पशन तो होगा, रिडम्पशन नहीं होगा ऐसा मतलब नहीं है, बट इसका हमें कैश में पेमेंट नहीं करना पड़ेगा. वी विल हैव टू कन्वर्ट द सेम इनटू इक्विटी शेयर. ओके, तो डिबेंचर कहो या बॉन्ड कहो या पब्लिक डिपॉजिट और टर्म लोन. अभी टर्म लोन में, है ना, ये रिडीमेबल या बॉन्ड में ऐसा सब होता नहीं है. यू विल हैव टू पे. और दूसरा हमेशा क्या देखने का, आफ्टर टैक्स, बिकॉज द इंटरेस्ट पेएबल ऑन डेट इज ऑलवेज टैक्स डिडक्टिबल. सो नाउ इफ वी सी लॉजिकली, अगर हम लॉजिकली देखें तो कॉस्ट ऑफ डेट
के डी इज इक्वल्स टू, हम डेट पे क्या पे करते हैं, व्हाट डू वी पे, इंटरेस्ट अपॉन, जस्ट ओके, interest upon, we'll write net proceeds into 100. ये बिफोर टैक्स है, क्योंकि मैंने यहाँ पे टैक्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया है. दिस इज फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स. नाउ लेट्स से आई हैव टेकन अ लोन ऑफ 10 लाख, जिसके ऊपर मुझे 11% इंटरेस्ट पे करना है. देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एम आई गोइंग टू पे, बताओ. 1,10,000. इतना मुझे मिला लोन, 10 लाख इंटू 100. सिंपल है, जो अमाउंट मैंने पे की, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही मेरा कॉस्ट ऑफ डेट हो जाएगा. लॉजिकल है ये सिर्फ, है ना, कैलकुलेटिंग फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेटिंग. जब मैंने लोन लिया है तब, व्हाट इफ आई हैव इशूड डिबेंचर, थोड़ा थोड़ा चेंज आता रहेगा देखना. सपोज मैंने डिबेंचर इशू किया है, और डिबेंचर इशू करने के 3 वे आउट है, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट. 100 रुपए का एक डिबेंचर है, पार मिला तो 100, प्रीमियम मिला तो 110, और डिस्काउंट हुआ तो लेट्स से 90. इसके ऊपर हम लोग पे कर रहे हैं 10% इंटरेस्ट. अभी देखो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है. इंटरेस्ट सब केस में सेम, यहाँ पे 10/100, यहाँ पे 10/110, यहाँ पे 10/90. अभी आपका परसेंटेज चेंज हो जाएगा. अगर जो नेट प्रोसीड्स मुझे मिलेगा, इफ इट इज अफेक्टेड, okay, if the net proceeds that I'm going to receive is affected, टर्म लोन के केस में अफेक्टेड नहीं होगा, then we get full amount. But in the case of debenture, we may get lesser amount or we may get higher amount. This thing that we learned was before tax. After tax में simply क्या change हो जाएगा. See, if I am going to calculate cost of debt after tax, interest into 1 minus tax rate upon net proceeds into 100. So suppose the tax rate is 30%. तो continuing with the same example, पहले मैं आपको प्रॉपर मेथड से सिखाऊंगा, फिर शॉर्टकट भी सिखाऊंगा. आई एम पेइंग इंटरेस्ट ऑफ 1,10,000. Tax rate is 30%. So I'll write this way. Net proceeds was 10 lakh. अभी आप इसको फाइनलाइज करोगे तो you'll get answer 7.7%. ओके, बिफोर टैक्स कितना आ रहा था, 11%. आफ्टर टैक्स दिस इज द करेक्ट कॉस्ट. हमेशा जो डेट वाला पोर्शन होता है, लायबिलिटी वाला पोर्शन होता है, वो हमेशा पोस्ट टैक्स ही होना चाहिए. इट शुड ऑलवेज बी पोस्ट टैक्स. और मैंने जो पहले दो बातें बताई, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स वाली, ये नॉन रिडीमेबल का बताया मैंने, कि जिसका हम रिडम्पशन नहीं करने वाले. क्लियर? मैं पहले फॉर्मूला समझा रहा हूँ, फिर हम सम करते हैं. ओके, व्हाट इफ इट इज रिडीमेबल, जो नॉर्मली होता है ना. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिडीमेबल डिबेंचर, तो रिडीमेबल का मतलब क्या होगा. देखो, रिडीमेबल भी आपने 12th स्टैंडर्ड में सीखा है ना, कि रिडम्पशन एट पार होता है, एट प्रीमियम होता है, एट डिस्काउंट होता है ना. सो नंबर ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स. अब इसमें हम लोग किस तरह से कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. सो के डी, इसमें भी दोनों हो सकता है, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स.
कौन से डिबेंचर के लिए है? दिस इज फॉर रिडीमेबल. सो इंटरेस्ट प्लस RV stands for redemption value minus NP that is net proceeds. ये जब हम वापस करेंगे तब, और NP मतलब अब जब हमने इशू किया तब. होल डिवाइडेड बाय n is number of years, for how many years we have issued debentures, whole upon RV that is redemption value plus net proceeds divided by 2 into 100. ये एक फॉर्मूला याद रहेगी तो आगे प्रेफरेंस शेयर वाले में भी काम लगेगा. सेम फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड हो जाएगा. सो इंटरेस्ट प्लस रिडम्पशन वैल्यू, RV स्टैंड्स फॉर redemption value, NP stands for net proceeds, N stands for number of years. ये हो गया बिफोर टैक्स का. सेम इज विथ आफ्टर टैक्स. देखो आफ्टर टैक्स के दो तरीके हैं. जो बिफोर टैक्स का आंसर है ना, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इनटू 1 माइनस टैक्स रेट, सिंपल. और पूरी फॉर्मूला कॉपी कर दो. So without interest into 1 minus tax plus RV minus NP upon N whole upon RV plus NP divided by. Okay, so 5 years ago Sona Limited issued, देखो इधर लिखा है ना 5 years ago, मैंने कितना टाइम हो गया 5 ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स हो गया 12%. ये हो गया आपका इंटरेस्ट इररिडीमेबल. तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वो भी समझ में आ गया. एट रुपीज 103 का मतलब हमारा इश्यू प्राइस, नेट प्रोसीड्स इसको हम बोलेंगे, विल कॉल इट नेट प्रोसीड्स. हमें एक डिबेंचर इश्यू करने पे 103 रुपए मिलेगा. द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दीज डिबेंचर्स इज ₹94. मतलब 5 साल पहले जब इश्यू किया था तब 103 रुपए मिला था. आज अगर इश्यू करेंगे तो 94. If the company pays corporate tax rate of 35%, so T 35%. क्या पूछा है देखो, एक वर्ड चेंज होने से कितना सारा मीनिंग चेंज हो जाएगा. अगर इसमें सिंपली ऐसा लिखा होता, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल, इतना, तो मैं जो इंटरेस्ट अमाउंट है, इंटरेस्ट हमेशा कौन सी वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू. ये था मेरा फेस वैल्यू 100. 100 का 12%, 12 रुपीज. और जो डिवीजन में जाएगा, अगर मुझे सिर्फ इतना वर्ड लिखा होता कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, तो मैं इधर लिखता 103. बट व्हाट दे हैव रिटर्न करंट कॉस्ट, मतलब अगर आज ये डिबेंचर इश्यू करते तो व्हाट अमाउंट वी वुड हैव रिसीव्ड, 94. ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे एनपी में 103 की जगह क्या लिखा, देखो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर तो 103, करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर 94. ओके, इसको सॉल्व करके देखो. अमाउंट आफ्टर टैक्स, मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि आप नॉर्मल जिस तरह से है ना बिफोर, सॉरी नॉर्मल जिस तरह से बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हो रिडम्पशन वाली फॉर्मूला में, वैसा करो और फिर केडी जो भी आया इनटू 1 माइनस टैक्स कर दो, तो वो ये वाला है. मैंने क्या किया है, नॉर्मली जो कॉस्ट आता है ना बिफोर टैक्स वाला, उसको सिर्फ 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई कर दिया. तो दूसरा फॉर्मूला ये है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस आरबी माइनस एनपी अपॉन एन होल अपॉन आरबी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय
Let's see how it is done. A company issued 10,000, ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, 10% ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, माने इश्यू कितने में किया, 110 रुपए में, ये हो गया हमारा नेट प्रोसीड्स। कब इश्यू किया है, 1/4/17 और मेच्योर होगा 22 में, सो नंबर ऑफ ईयर्स 5। द डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड ऑन मेच्योरिटी, टैक्स रेट दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया हुआ है मतलब कंपलसरी मुझे कौन सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस आरबी माइनस एनपी। अब इसमें इश्यू कितनी प्राइस पे किया वो बोला है 110, बट रिडम्पशन वैल्यू के बारे में कुछ भी बोला नहीं है कि हम वापस कितना करेंगे। इफ नथिंग स्पेसिफाइड, if nothing is specified about RV assume at par, okay, so we'll give back 100 rupees, तो मेरा रिडम्पशन वैल्यू हो गया 100, इशू प्राइस हो गया 110, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पार वैल्यू और वी कैन सी फेस वैल्यू, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 100 इंटू 10%, इट इज 10 रुपीज। इस फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे, ये हो गया इंटरेस्ट, ये 1 माइनस टैक्स, आरबी माइनस एनपी, आरबी प्लस एनपी, हमारा फाइनल आंसर है 4.28%। आंसर इज 4.28%। ओके, आप करके देखो ना तो समझ में आएगा।